पिछले वीडियो में हमने 5 नंबर पेज से लेकर के 15 नंबर पेज तक को पढ़ा और इस वीडियो में हम 16 नंबर पेज से लेकर 30 नंबर पेज तक पढ़ेंगे। यह एडुटेरिया बुक जो 1 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का दिया हुआ है, उस बुक को हम पढ़ रहे हैं। पारदीप वर्ष 2025 में बनाए गए नए ब्रांड एम्बेसडर। पारदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल) के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में भारत के लिए एम्बेसडर संजू सैमसन। हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा। विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। लिव्स की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा एवं कृति प्रकाश झा। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम। जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। ओडिशा सरकार के हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले। ओडीआई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। एस्केसर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह, कृतिक आर्यन। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फेमस के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और साथ ही आदर्श संहिता लागू की गई। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में अपनाए गए और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न दलों द्वारा जीते गए सीट। बीजेपी 240 36.56%। आईएनसी 99 सीटें 21.19%। समाजवादी पार्टी 37 सीटें और 4.58%। आईटीसी 29 सीटें और 4.37%। डीएमके 22 सीटें और 1.82%। टीडीएस 16 1.98% और जेडीयू 12 1.25%। कुल मतदान 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ। उसके बाद असम में 81% स्थान रहा। सबसे कम मतदान बिहार में 56.19% दर्ज किया गया। जम्मू और कश्मीर यह 56.58 था। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष और 3 सांसद 25 वर्ष के हैं। सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके टी आर बालू जो 82 वर्ष के अब 83 वर्ष के हैं।
कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसदों से 4 कम है। 2019 की लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा संसद में भी चुने गए। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीटों की भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक 12,26,075 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर 11,75,092 से पराजित किया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुआ। यह अब तक के किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत है। वर्ष 2019 में गोपालगंज, बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल ने विरोध चुनाव जीते। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग उत्पाद और मां बरेंग्यू कॉटन साड़ी, काविंदी नट्टू संकरो पारंपरिक गुड़ और पाउडर तमिलनाडु के हैं। नक्कलम सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर मल्लकन पात्रगन दिसंबर 2025 में मिला है। यूमल्ली चावल और आवा समुद्रम चुप्पू समान लकड़ी के खिलौने सब दिसंबर में मिले हैं। आंध्र प्रदेश की पोड्डुरू खादी हाथ से बुने सूती कपड़ा दिसंबर 2025 में। पश्चिम बंगाल में मदरीन संतरे दार्जिलिंग के दिसंबर 2025 में। सिक्किम के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र नवंबर 2025 में। अरुणाचल प्रदेश के दाओ ब्लेड नवंबर 2025 में। मध्य प्रदेश के हीरा पन्ना जिला में नवंबर 2025 में जीआई टैग मिला। गुजरात का अंबाजी संगमरमर नवंबर 2025 में। गोवा का ओजोफेनी मादक पेय जून 2025 में। राजस्थान का सागरी बीन फली मई 2025 में। केरल का कन्नाडियप्पा आदिवासी हस्तकला अप्रैल 2025 में। मेघालय के रीडिया सिल्क और खासी हैंडलूम अप्रैल 2025 में। उत्तर प्रदेश का बनारसी शहनाई और बनारसी तबला अप्रैल 2025 में। पश्चिम बंगाल नौलेन गुड़ संदेश मिठाई अप्रैल 2025 में। तमिलनाडु कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला अप्रैल 2025 में। तेलंगाना बरगल चपाता मिर्च टमाटर और मार्च 2025 में। गुजरात सौदागरी ब्लॉक प्रिंट मार्च 2025 में। असम का बोरो जौ गवार चावल बियर मैब्रो जौ बिड़वी चावल बियर। बोडो जोगीसी चावल बियर। बोडो नफा खाद्य पदार्थ। बोडो अडेला खाद्य पदार्थ। बोडो अंडोला खाद्य पदार्थ। बोडो गखवा खाद्य पदार्थ। बोडो गर्जी खाद्य पदार्थ। बोडो ओरोनाई पारंपरिक वस्त्र। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गुड़ 2024 में। जून 2024 में। भारत सरकार का आगामी लक्ष्य यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेल्स रोग पर नियंत्रण। इस रोग के उन्मूलन के लिए लक्ष्य 2030 के लिए रखा गया। 25 में सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 में। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य
2030 का लक्ष्य, परंतु 2025 में पूर्ण हो गया। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य, मार्च 2026 तक भारत को $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना। 2027 से 28 चंद्रयान-4 लॉन्च करने का लक्ष्य। 2028 में 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य। 2030 में 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य। 2030 में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। 2030 में 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। 2030 में कपड़ा निर्यातकों को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य। 2030 में कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी। 2030 में कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य। 2030 में भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन। 2030 में HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य। 2030 में भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन मिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य। 2030 में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य। 2035 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य। 2040 में तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य। 2047 तक भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य। 2047 में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य। 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% बढ़ोतरी 2047 तक कम करने का लक्ष्य। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। 2047 तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य। 2047 तक मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। 2050 तक भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। 2070 तक 2025 में चर्चित पुरस्कार, साहित्य अकादमी हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा में सुशील शुक्ला को, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तीर्थी को कविता फिर उगना। अन्य बाल साहित्य पुरस्कार 2024 भाषाओं में दिया गया। युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा में गगन गिल को, और इसमें संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो। मैथिली भाषा में महेंद्र मंगलिया निबंध प्रबंध संग्रह के लिए, और 2023 में बासुकी नाथ झा निबंध बोध संकेतन। अंग्रेजी भाषा के स्टोरी कीड़े उपन्यास स्पिरिट नाइट्स, और नीलम शरण गौर उपन्यास रेक्विएम इन रंग जनकी। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 विजेता बानू मुश्ताक भारत, और 2024 में जेनी अर्पनबेक जर्मनी। कीर्ति हार्टलैम कन्नड़ कहानी संग्रह, और कैरोस को अनुवादक दीपा मस्थी, अनुवादक माइकल हॉफमैन। अन्यतः पहला कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। जेनी अर्पनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। बुकर पुरस्कार 2025 और बुकर पुरस्कार 2024 विजेता डेविड एस्लेचे हंगारिया ब्रिटिश लेखक। कृति फ्लैश के लिए और अंततः पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। 2023 में समनाथा हार्वे ब्रिटिश लेखिका। ऑर्बिटल इसकी कीर्ति, और यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सरस्वती सम्मान 2024 34वां विजेता महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, और कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत पुस्तक। और सरस्वती सम्मान 2023 में 33वां प्रभा वर्मा मलयालम लेखिका, और रौद्र सात्विकम नॉवेल के लिए। व्यास सम्मान 2024
2024 और 2023। व्यास सम्मान 34वां और 33वां। विजेता सूर्यबाला। हिंदी लेखिका। कृति कौन देश की वाशी वेणु की डायरी। और 2023 में पुष्प भारती लेखक। यादें यादें और यादें। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में 59वां। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में 58वां। ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला है 2023 में। यह सम्मान पाने वाले पहले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। 2023 में गुलजार संपूर्ण सिंह कलाड़ा उर्दू। जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत। प्रित्जर पुरस्कार 2025 वास्तुकला के क्षेत्र में लियू जियोंगकुन चीन की है। और 2000 प्रित्जर पुरस्कार 2025 पत्रकारिता के क्षेत्र में वाशिंगटन पोस्ट ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में, द वॉल जर्नल नेशन रिपोर्टिंग श्रेणी में। अन्य साहित्य पुरस्कार में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान और पॉलिटेक्निकल से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया। देश भर में कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया। बिहार के 3 शिक्षक शामिल हैं। कुमारी निधि किशनगंज, दिलीप कुमार सुपौल और प्रमोद कुमार नालंदा। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंश एलिफेंट्स लुइस हेयर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक 2025 सुनील अमृत को दिया गया। ललित कला अकादमी 2025 के लिए 64वां संस्करण विजेता प्रेमचंद्र पुखरामबम मणिपुर। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद वेलामाला सीमान को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बचेलेट जरिया को चुना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला सिडनी स्कॉटिश लेखिका को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय भारतीय को दिया गया। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य और उसके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रास्किन ब्रांड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए। डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाजी। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए। वर्ष 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। खेल और खिलाड़ियों के नाम एथलेटिक्स सुश्री ज्योति यराजी, सुश्री अनु रानी। मुक्केबाजी में सुश्री नीतू और सुश्री स्वीटी। शतरंज में सुश्री वर्तिका अग्रवाल। हॉकी में सुश्री सुलीमा टेटे, श्री अभिषेक, श्री संजय, श्री जर्मनप्रीत सिंह, श्री सुखजीत सिंह। तीरंदाजी में श्री राकेश कुमार और पैरा एथलेटिक्स में सुश्री प्रीति पॉल, सुश्री दीप्ति जीवनजी, श्री अजीत सिंह, श्री सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, श्री धर्मवीर सिंह, श्री प्रवन सुरमा, श्री एच होक्टो सेमा, सिमरन जी, श्री नवदीप। पैरा बैडमिंटन श्री नितेश कुमार, सुश्री तुलसी मथी, गुरु गेसन,
श्री नित्यश्री श्रीमती शिवान सुश्री मनीषा रामदास। पैरा जूडो में श्री कपिल परमार। पैरा निशानेबाजी में सुश्री मोना अग्रवाल सुश्री रवीन फ्रांसिस। निशानेबाजी में श्री स्वप्निल सुरेश कुशाले और श्री सर्वजोत सिंह। स्क्वैश में अभय सिंह। तैराकी में श्री साजन प्रकाश और कुश्ती में श्री अमन सहरावत। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपया। इसके तहत 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया, श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन और श्री अरमांडो एगलो कोलाको फुटबॉल। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में पुरस्कार राशि 10 लाख रुपये। इसके तहत 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया, श्री सुभाष राणा। पैरा निशानेबाजी श्री दीपाली देशपांडे। निशानेबाजी श्री संदीप सागवान हॉकी में नोट। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया, श्री सुच्चा सी एथलेटिक्स और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत 3 विश्वविद्यालय को चुना गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। पद्म पुरस्कार 2025 पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113, जिनमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी NRI तथा 13 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। पद्म विभूषण विजेता संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य। श्री दुब्बर नागेश्वर रेड्डी दवा तेलंगाना। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेरकर सार्वजनिक मामले चंडीगढ़। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखियाना कला गुजरात। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला कर्नाटक। श्री MT वासुदेव नारायण साहित्य में केरल मरणोपरांत। श्री आसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार उद्योग जापान के। श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला बिहार में। पद्म भूषण संबंधित क्षेत्र और राज्य। श्री A सूर्यप्रकाश साहित्य शिक्षा पत्रकारिता कर्नाटक। श्री अनंत नाग कला कर्नाटक। श्री विवेक देवराय मरणोपरांत साहित्य शिक्षा दिल्ली। श्री जितेन गोस्वामी कला असम। श्री जोन्स चोको पेरियमपुरम दावा केरल। श्री कैलाश नाथ दीक्षित अन्य पुरातत्व दिल्ली। श्री मनोहर जोशी सार्वजनिक मामले महाराष्ट्र। श्री नल्ली कुपा स्वामी चेट्टी व्यापार और उद्योग तमिलनाडु। श्री नंदमुरी बालकृष्ण कला आंध्र प्रदेश। श्री PR श्रीजेश खेल केरल। श्री पंकज पटेल व्यापार उद्योग गुजरात। श्री पंकज उधमस कला महाराष्ट्र। श्री राम बहादुर राय साहित्य शिक्षा पत्रकारिता उत्तर प्रदेश। साध्वी रीतभर सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश। श्री S अजीत कुमार कला तमिलनाडु। श्री शेखर कपूर कला महाराष्ट्र। सुश्री शोभाना चंद्र कुमार कला तमिलनाडु। श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले बिहार। श्री विनोद धाम विज्ञान और इंजीनियरिंग USA। 2025 में कुल 117 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया, जिनमें कुछ निम्न हैं। श्री ई निपलवन मानी विजय खेल। श्री R अश्विन खेल। श्री सत्यपाल सिंह खेल। श्री हरविंदर सिंह खेल। श्री भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य। श्री हेमंत कुमार दवा। श्री किशोर कुणाल मरणोपरांत। श्री निर्मला देवी कला। श्री विजय नित्यानंद सुरक्षित महाराज आध्यात्मिकता। वर्ष 2024 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन अनोरा के लिए। नोट 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामित किया गया। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भेजा गया था। श्रेणी सर्वश्रेष्ठ फिल्म 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द ब्रूटलिस्ट को और 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 कॉन्क्लेव को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी और इसमें भी एड्रियन ब्रॉडी को ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांड टोरेस को, माइकी मेडिसन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉवर्ट को और बाफ्टा में ब्रैडी कॉवर्ट को। 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2000 अवार्ड से भारतीय फिल्म दी कुंभया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती या बाफ्टा में आयोजित हुआ था। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 गोवा में। फोकस देश जापान, पार्टनर देश स्पेन। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ वियतनामी। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार श्रेष्ठ निर्देशक संतोष दावाखर फिल्म गोंधाल के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज विदिश वेड्स सीजन 2। सर्वजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को सिनेमा 50 पूर्ण करने के लिए 50 वर्ष पूर्ण करने के लिए। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 संगीत के क्षेत्र में एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर बियोन्स। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 ईरानी फिल्म निर्माता जफर पनाही ने फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे डी और पुरस्कार जीता। इस महोत्सव में सर्वजीत रे को 1970 की फिल्म अरने दिन को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन लापता लेडीज के लिए। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कथल। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन अहमदाबाद में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। अभिनेता कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन आई वॉन्ट टू डॉग। बेस्ट एक्टर इन द सपोर्टिंग रोल रवि किशन लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलिया भट्ट जिगरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिरला इस पुरस्कार के चौथे प्राप्तकर्ता। प्रथम अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अवार्ड आशा भोसले और तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था। अन्य फिल्म पुरस्कार
मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म वक्री यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए नामित सितार वादक अनुष्का शंकर हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 R.K. श्रीराम कुमार वायलिन वादक। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 सोनाल मानसी प्रसिद्ध नृत्यांगना। निर्देशक साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मिनी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांस में आयोजित एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी ऊन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहनलाल। 2022 के लिए दादा साहब लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला। जेद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता। अनुपर्णा राय को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का ऑर्जेट्री अवार्ड मिला। अब खेल से संबंधित पुरस्कार। BCCI एनुअल अवार्ड 2025 कर्नल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में जसप्रीत बुमराह, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंथाना। BCCI विशेष पुरस्कार रविंद्र अश्विन को। ICC पुरस्कार 2024 ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत, सर गोलफील्ड शो ट्रॉफी। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड। ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमर जई। ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंथाना भारत। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत। ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड। ICC अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलवर्थ इंग्लैंड। अन्य खेल पुरस्कार विजडन क्रिकेट अवार्ड लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड जसप्रीत बुमराह पुरुष में, लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड महिला में स्मृति मंथाना। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर मोडो डुप्लेटिस स्वीडन और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन वाइकल्स अमेरिका। IFF अवार्ड 2025 IFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर सुभाषिस बोस और महिला IFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर सौम्या गुगलुलथ। सिएटिकेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार BS चंद्रशेखर और ब्रेन लारा को। इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट। T20 बैटर ऑफ द ईयर संजू सैमसन को। T20 बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती को। फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने पद्मभूषण पुरस्कार और STP पद से सम्मानित किया। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉल डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता 2025। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल H. डोवरेट और जॉन M. मार्टिनेज। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रो
माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज। साहित्य में लाजस्लो क्राजनोव कोराहाई हंगरी की उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। रसायन विज्ञान सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर यदि। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास, गैस भंडार, कैटलिस्ट और सतत विकास में उपयोगी। चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्रुको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकुगुची। रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए। भौतिकी शांति में मारिया कोरिना माचडो, वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की और न्यायसंगत बदलाव हेतु। अर्थशास्त्र में जोएल मुकिर, फिलिप अगियान और पीटर हॉविट को इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु। अब हम पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन 2025 श्रेणी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024। संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में। संस्था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद और 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया, किसी व्यक्ति को अभी तक नहीं दी गई है। अन्य पर्यावरण पुरस्कार। वनतारा के संस्थापक के रूप में अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थन रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा साल 2025 का प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर आर अर्थर जेम्स को पर्यावरण विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA कैटिन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन से मिला है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के संस्कृत विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अवोत्था सह्येश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। UNEP ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। UNEP द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया, जिनमें एक माधव गाडगिल भी शामिल है। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव बचाव केंद्र बताड़ा को कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान का पैरोट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। जयश्री वेंकटेश्वर रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्हें आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडार गठबंधन उद्योग उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 जीता। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें लोकार्नी फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर प्याको को
पार्डियामानत तेदुआ पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ब्राजील के वैज्ञानिक मारियोगोला हंगरिया को अस्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए दिया गया। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 की प्रतिष्ठित इरामस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया। सौंदर्य पुरस्कार के क्षेत्र में 2025 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 और 74वीं मिस वर्ल्ड आयोजन हुआ हैदराबाद तेलंगाना में, और यह 74वां थाईलैंड में हुआ। विजेता ओपल सुचाता चंगुआश्री थाईलैंड और 74वां में फतिमा बॉश मैक्सिको। अन्यथा भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया और भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया। नोट 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटीज यंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 के दौरान लोगों को मदद करने के लिए दिया गया। मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। मिसेज यूनिवर्स उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली शोरीशी मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब की विजेता बनी। यह खिताब जीतने वाली वह भारतीय महिला बन गई है। सोवेटो को 34 वर्षीय वकील त्योसोंग गोलोई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला बनकर इतिहास रचा है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार टेली थॉमस भारत की मिसाइल वुमेन को डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से नवाजा है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला है। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंकों का अवार्ड मिला। टाइम मैगजीन ने अरिस्टिस ऑफ आई को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेटिरस वेणु श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उसके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनंग से नवाजा गया और साथ ही सोने के मुकुट चोनमाचोंग की प्रतिकृति भी भेंट की गई। उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा सेलिवर DI ऑर्डर नेशन ड्यू मेट्री सम्मान से नवाजा गया। फंक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को दिया गया। आंध्र प्रदेश के उद्योगपति बोलांट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान शेवलियर डे ला ऑर्डर डेस आर्ट्स एट ड्रेस लोटस से सम्मानित किया गया। अंद्रो पकजोवुड के साथ माजविया अमगलोव तांजानिया को यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकार की रक्षा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान सखोरोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारत के शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। जापान की पहली वॉइस एक्टर बनी मोसाको नोजावा जिन्हें पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट सम्मान चुना गया।
इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। R.K. लक्ष्मण उत्कृष्ट पुरस्कार के विजेता आमिर खान बने। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका को उसकी जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों का भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण को प्रदान किया गया। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरनमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक SBI को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड करीब 59 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। भारत में लड़कियों को शिक्षा के लिए काम करने वाले NGO एजुकेट गर्ल्स को साल 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। 17 साल के तेजस्वी मनोज को 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया। भारतीय मूल के तेजस्वी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ और वे डलस टेक्सास में पले बढ़े। सुहानी शाह ने FISM फिल्म्स वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का श्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर B नारायण को GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में एक NGO प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरिया वैज्ञानिक डॉक्टर एरोने को भूखमरी कम करने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2024 हेतु प्रोबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 प्रवीण सिंह को सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपाधि हेतु दिया गया। सार्वजनिक प्रणाली में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। ग्रामीण विकास श्रेणी में कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार, IT श्रेणी के अंतर्गत DBT के लिए ऑनलाइन फॉर्म विकसित करने के लिए नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया। हंथियाल मिजोरम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया। लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला जिला बना। GP बिरला पुरातात्विक खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से डॉक्टर B नारायण सम्मानित किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया। गोल्ड विजेता आंध्र प्रदेश, सिल्वर विजेता महाराष्ट्र, ब्रॉन्ज विजेता उत्तर प्रदेश। सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्ता सम्मान डॉक्टर नीरज माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इंफोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा
कर दी गई। इसे 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 महिलाओं जिसमें नीता गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु, वेदिका खेमनी को भारतीय विज्ञान हेतु चुना गया। 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई। यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 हस्तियों को प्रदान किया गया। गिरिजानंद झारखंड, डॉक्टर तुलसी मुंडा उड़ीसा और रश्मि भारती उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर वसंत गोयल को सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। 3 झांकियां। पहला, उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा, त्रिपुरा शाश्वत श्रद्धा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा। तीसरा, आंध्र प्रदेश एटिकोप्पा बोमुलु पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला लागू सहित कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास और भारत और सिंगापुर संबंध को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्न ने मानद नागरिक से पुरस्कार से सम्मानित किया। ब्रिटेन भारत संबंध में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित की। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी ने शारीरिक अंग दान करने वाले को उनका जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंध को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया गया। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। एबल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीबारा जापान को दिया गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को उसकी डिजिटल पहल प्रवाह और सारथी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिया जाने वाला भारतीय राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सैनर्जी मेरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नीन को सम्मानित किया गया। स्क्वैश 2025 पुरस्कार से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान गाजा के समर अबू एलो को दिया गया, जो एक तस्वीर के लिए दिया गया जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने लाती है। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और उनके प्रयास के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को भारत अमेरिका आर्थिक संबंध को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों का सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम मेजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को
डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेश में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यू पब्लिक द्वारा WNI फर्स्ट डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कार श्रेणी में 10 पुरस्कार दिए गए। साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का चैंपियन भी नामित किया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकिल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मरियोंगोला हंगरिया को ब्राजील जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया। गांधीनगर में चल रहे 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के समापन में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर कोच्चि, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर भुवनेश्वर, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली सूरत को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा और वन संरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया। अब हम नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थित रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFRA 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री उपेंद्र यादव द्वारा विमोचन किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वर्तमान में 21.76% है। यह केवल 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र हैं। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वृक्ष आवरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े। वन आवरण जो है क्षेत्रफल 7,15,343 किलोमीटर प्रतिशत 21.76 और वृद्धि 156 किलोमीटर। वृक्षावरण 1,12,014 किलोमीटर प्रतिशत 3.41 और वृद्धि 1,289 किलोमीटर। कुल 8,27,357 किलोमीटर प्रतिशत में 25% और 1,445 किलोमीटर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हैं। मध्य प्रदेश में 77,073 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 63,882 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 55,812 किलोमीटर सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन वाले क्षेत्र हैं। हरियाणा 1,614 किलोमीटर, पंजाब 1,846 किलोमीटर और गोवा 2,266 किलोमीटर। सर्वाधिक वन एवं वृक्षावन आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य 2021 से 23 तक मिजोरम 242 किलोमीटर, गुजरात 180 और उड़ीसा 152 किलोमीटर। सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य 2021 से 23 मध्य प्रदेश में 371.5
5 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 139 और तेलंगाना में 100 किलोमीटर। नोट: वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा हैं। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य: मिजोरम 85.34%, अरुणाचल प्रदेश 78.67%। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश: लक्षद्वीप 91.33% और अंडमान निकोबार 81.82%। भारत में घने एवं खुले वन: बहुत घने वन हैं अरुणाचल प्रदेश में, मध्यम रूप से घने वन है मध्य प्रदेश में, खुले वन है मध्य प्रदेश में। अन्य बिंदु: भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियाँ हैं जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्रफल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है जो 20,421 किलोमीटर है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई, जिसमें सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस का पहला स्थान है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 44,044 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया। देश के पहाड़ी जिलों में वन 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र वन रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन 4,991.68 किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। भारत में मैंग्रोव कच्छ वन वाले कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2021 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर की कमी हुई है। प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल, कुल मैंग्रोव वन है 2,119 किलोमीटर। द्वितीय स्थान गुजरात 1,164 किलोमीटर और तृतीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह 608 किलोमीटर। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य हैं: प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश 13,001 किलोमीटर, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र 12.39 वर्ग किलोमीटर, तृतीय स्थान कर्नाटक जो 2.54 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद भारत में कुल 96 रामसर स्थल है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए। भारत में इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल है। 20 दिसंबर 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की कुल संख्या 96 हो गई। भारत के कुल 96 रामसर स्थल है। आर्द्रभूमि जो 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। वर्ष 2024-25 में रामसर अभियान में शामिल भारत की आर्द्रभूमियाँ: सिलीसेट झील अरवल 2025 में राजस्थान, कोपरा जलाशय बिलासपुर 2025 छत्तीसगढ़, गोगविल झील कटिहार 2025 बिहार, गोकुल जलाशय बक्सर 2025 बिहार, उदयपुर झील पश्चिम बंग चंपारण 2025 बिहार, खीचन वेटलैंड साइट 2025 राजस्थान, मनेरा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2025 राजस्थान, उधवा झील 2025 झारखंड, खोचोपर्ली आर्द्रभूमि 2025 सिक्किम, थारगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सक्करकोटाई पक्षी अभयारण्य 2025 तमिलनाडु, नजरायन पक्षी अभयारण्य 2024 तमिलनाडु, कुचबेली पक्षी अभयारण्य 2024 तमिलनाडु, तावा जलाशय 2024 मध्य प्रदेश, नागी पक्षी अभयारण्य 2024 जमुई बिहार, नकटी पक्षी अभयारण्य 2024 जमुई बिहार, मंगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। उसके बाद अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024 कर्नाटक,
अधनासनी मुहाना संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईबेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व 2024 तमिलनाडु। नोट: एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 96 रामसर साइट है एवं वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 20 में है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का कोवेर्न प्रायद्वीप था। भारत के पहले राम स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदर वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल है। इसका 2,0549.44 वर्ग किलोमीटर है, जो 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.21 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। बिहार के कुल आर्द्रभूमि की संख्या 6 हो गई है। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। माधवा टाइगर रिजर्व 58वां 2025, राज्य मध्य प्रदेश। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य 57वां दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश। और गुरु घासीदास तोमर पोंगला टाइगर रिजर्व 2025 छत्तीसगढ़ में। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित। जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी 24.1% की वृद्धि की गई। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। बाघों की संख्या 2018 और 22 में मध्य प्रदेश में 526, 2018 में 2022 में 750, कर्नाटक में 524, 2018 में 2022 563, उत्तराखंड में 2018 में 442, 2022 में 560, उत्तर प्रदेश में 173 और 2018-22 में 2222, बिहार में 31 और अभी 54 है। 2022 में 54 है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही भारत में 22 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघ की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उत्तराखंड देश की सबसे ज़्यादा बाघ 260 हैं। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 2018 के 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई। रिपोर्ट से संबंधित अन्य बिंदु: सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश तेंदुओं की संख्या 3,907, उत्तर प्रदेश में 321, महाराष्ट्र में द्वितीय स्थान 1985, कर्नाटक तृतीय स्थान 1879, बिहार में 86 और झारखंड में 51 है। हिम तेंदुओं का पहला सर्वेक्षण जनवरी 2024 में भारतीय वन्यजीव संस्था और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह 2019 में शुरू किया गया था। भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है। इनकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। राज्य यूटी और हिम तेंदुआ लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 है। अब हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट टू दी पॉइंट। होया डोबियस अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर क्षेत्र में खोजी गई होया जीन्स की एक नई
पुष्पीय पादप प्रजाति है जो पेड़ों पर उगती है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में घटती गोल्डन जैकल सुनहरा गीदड़ आबादी को बचाने और जागरूकता फैलाने के लिए गोल्डन जैकल एम्बेसडर नामक एक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा जू में हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण के कारण 10 काले हिरण की मौत हो गई। यह संक्रमण हेमोरेजिक सेप्टिसिया नामक बीमारी से जुड़ी है जो पास्टुरेला बैक्टीरिया से फैलता है। केरल के बनियाड के वर्षा वन में डोलोमिडियस इंडियंस नामक मछली पकड़ने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई जो भारत में इस जीन्स की पहली पहचान है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तन होने वाला दुनिया का पहला वन है। हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया और इसका जन्म कुनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। बांधवा टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान ने धान की पराली से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के 8वें सत्र की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। तमिलनाडु में नागमलाई पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में IUCN WCP केटन मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। यह सम्मान इन्हें राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित क्षेत्र की सततता में नवाचार हेतु दिया गया। IUCN विश्व संरक्षण कोष का समापन अबू धाबी UAE में हुआ। हाल ही में SAIMSEM जलीय कृषि मॉडल को FAO से मान्यता मिली है। यह सुंदरबन से संबंधित है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत विश्व स्थान पर 9वें स्थान पर, प्रथम स्थान रूस का। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 35 गीगावाट से बढ़कर 197 गीगावाट हो गई। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां स्टेट मेंबर तवलू बन गया है। अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बना। NCDX और IMD ने भारत के पहले पैरामेट्रिक मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाव में मदद करना है। भारत की बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% स्थापित। भारत ने अपनी कुल विद्युत क्षमता लगभग 484 गीगावाट का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 तक 220.10 गीगावाट तक पहुंच गई है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चरगाह पक्षी गणना की गई। इसमें कुल 43 घास के मैदान पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार 1 गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 2 लुप्तप्राय और 6 संवेदनशील प्रजातियां शामिल हैं। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के स्योक गांव में बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य लद्दाख की विभिन्न प्रकार की वनस्पति, औषधियाँ, पौधे और पारंपरिक फलों का संरक्षण करना है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व
में प्रारंभ करने की घोषणा तमिलनाडु में की गई। लक्षद्वीप में 50% 24 वर्ष के अध्ययनुसार प्रबल आवरण में कमी दर्ज हुई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सुंदरबन बाघ अभयारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय नमित प्राधिकरण की स्थापना घोषणा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उद्देश्य पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने हेतु। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2024 सबसे अधिक जीव जंतु खोज केरल में दर्ज की गई। असम राज्य की हरिगिला सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। 2020 से 24-25 संरक्षित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन हुआ। इसे केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। केरल ने राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 में शीर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त किया। बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संबंध नीति 2025 लागू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदी एवं सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की व्यापक पहल शुरू की है। भारत ने 2030 के लक्ष्य को पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 50% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कुल गैर जीवाश्म क्षमता 242.8 गीगावाट है, जबकि कुल विद्युत क्षमता 4084.8 गीगावाट है। एफसीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2022-24 के दौरान सबसे अधिक बिहार में वनाग्नि घटनाएं घटित हुई हैं। पश्चिम चंपारण प्रथम एवं दूसरे स्थान पर, दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः जमुई एवं मुंगेर रहे हैं। एनजीओ अरण्यकम नेचर फाउंडेशन द्वारा हाल ही में एक शोध के अनुसार केरल में 20 से 30 हजार गोल्डन सियार मिले हैं। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 15 सालों में 7 गुना बाघों की आबादी बढ़ी है। एनटीसीए के अनुसार यह कुल 54 बाघ है, किंतु सबकों को जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या 70 हो गई है। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू की है। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस बैठक में 9 देशों के मंत्रीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। आईबीसीए का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जुगार और चीता जैसी बिल्ली के 7 बड़ी प्रजाति का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय भारत में ही है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ने नया सदस्य देश नेपाल शामिल हुआ है। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ी में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथनी वत्सल का निधन हो गया, जिसकी आयु सबसे अधिक थी। इस देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% बढ़कर 891 हो गई है। पिछले 5 वर्ष में 217 शेर बढ़े हैं। 2020 में 674 शेर थे। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी के संरक्षण प्रदान के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की गई। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा उदयपुर में आयोजन किया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहीरमाथा तट पर ऑलिवल कछुए के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। यह उपलब्धि 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोत से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुसार कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
222.10 गीगावाट, कुल सौर ऊर्जा क्षमता 106 गीगावाट, कुल पवन ऊर्जा 50 गीगावाट। नवकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान है, उसके बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक का स्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा, पवन ऊर्जा में चौथा है। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इच्छुक योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस अभियान के उद्देश्य स्कूल, कॉलेज छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी बिजली की पूरी तरह सौर ऊर्जा पूरी करता है। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना आंतरिक राज्य चीता ग्लेशियर शुरू किया है, जो 2 राज्य में 17,000 किलोमीटर में फैला एक वन्यजीव गलियारा शुरू किया है, विकसित किया जा रहा है, जिसमें चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास से स्वतंत्र रूप से विकसित करने की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। यह उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म द्वारा शुरू की गई एक गंतव्य 3 वन योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कार्तियायन घाट और किशन वन्यजीव अभयारण्य एक संयुक्त पर्यटन स्थल में लाना। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा बनाया गया। यह पार्क 30 एकड़ में फैला और इसे पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है। दुनिया का पहला वन्यजीव स्तर पर ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में हुआ। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से एक अस्थायी ईंधन है। ऑस्ट्रेलिया के निगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। हाल ही में 111वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बाघ संरक्षण हेतु सोलियांग जनजाति के योगदान की सराहना की। यह जनजाति कर्नाटक के बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनः स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया। फैली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम, इटली में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योग में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसाय से वित्तीय योगदान प्राप्त करना है। यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के कुनमिंग मॉड्यूल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है। यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजना, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा को वित्त पोषित करेगी। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए। यह प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया। यह महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रक का परीक्षण किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर किया गया। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधनशील फेरी का उद्घाटन कोचीन शहर में किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग के पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के
पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कावल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के तोडोबा आधारित टाइगर रिजर्व में से जोड़ने वाले क्षेत्र का कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर, 240 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतल वितरित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना और बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित करने के बाद यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। भारत के बाघ आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है, जो निगरानी करने वाले क्षेत्र में लगभग 6% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। मध्य भारत और पूर्वी घाट में संख्या 1033 से बढ़कर 1439 हो गई। शिवालिक गंगा के मैदान में 646 से 819 और सुंदरबन में 88 से 101 हो गई। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 29 से 9 तक। तेलंगाना के मेडक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया है। केरल के अरमल वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। यह अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 266 से भी अधिक तितलियों की प्रजातियां हैं। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत की। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिससे मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर कई निर्णय लिए गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बॉन शहर में वार्षिक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य तथा जलवायु वित्तपोषण 25 जून 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्य जीव संस्था देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्य जीवन संरक्षण पर चर्चा की। भारतीय वन्य जीव संस्था की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगोटिका है। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2024-25 में विभिन्न ऑपरेशन सागर सिंधु नवंबर 2025 में विनाशकारी चक्रवात दितवा से आए श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने एवं राहत कार्य के लिए ऑपरेशन को भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस नवंबर 2025 में NCB ने दिल्ली पुलिस के
साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फॉर्ट्रेस चलाया। ऑपरेशन राहत सितंबर 2025 में ऑपरेशन राहत के दौरान सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाव मानवीय सहायता प्रदान की। ऑपरेशन संस्कार अगस्त 2025 में राजस्थान के डगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा बजकर गिरोह पर निगरानी और कार्रवाई करना। ऑपरेशन महादेव जुलाई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन कालनेमी जुलाई 2025 में उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया गया जो साधु संत या धार्मिक वेशभूषा बनाकर लोगों को ठगने धोखा देने का काम करते हैं। ऑपरेशन शिवा जुलाई 2025 में दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर पर जाने वाले तीर्थ मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन बिहाली जून 2025 में आतंकवादी के बारे में पता लगाने हेतु भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। ऑपरेशन स्पाइडर वेव जून 2025 में 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें रूस के कई सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैवर जून 2025 में 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैवर के तहत B-2 स्प्लिट स्टील्थ बम्पर विमान से E-3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नातांज और इस्फाहान पर हमला किया। ऑपरेशन टू फॉर्मिज 3 जून 2025 में इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ऑपरेशन राइजिंग लायन जून 2025 में इजरायल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ऑपरेशन सिंधु जून 2025 में ईरान और इजरायल ने बढ़ते मानव के तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य ऑपरेशन सिंध शुरू किया। ऑपरेशन केलर मई 2025 में ऑपरेशन केलर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुरू किया गया और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। ऑपरेशन शील्ड मई 2025 में 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऑपरेशन शील्ड ऑपरेशन चक्र 5 मई 2025 में CBI द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य साइबर अपराध, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तार घोटाले और उनके जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना। ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन डेविल हंट फरवरी 2025 में इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल ने संबंधित घुसपैठ कोशिश को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया। ऑपरेशन सद्दाव सितंबर 2024 में भारत सरकार ने टाइफून योगू में प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने INS सतपुड़ा को म्यांमार में C-17 सैन्य विमान लाओस और वियतनाम भेजे। ऑपरेशन मर्यादा मई 2025 में केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन बम्पी बकेट अप्रैल 2024 में उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए
भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बम्बी बकेट लॉन्च किया गया। ऑपरेशन राइजिंग सन मार्च 2024 में 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निर्देशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन लॉन्च किया। ऑपरेशन इंद्रावती मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं दोस्तों को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम पेज नंबर 31 से 45 तक पढ़ेंगे। थैंक यू।